हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अस्तित्व दर्शन पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र के पिता कहे जाने वाले महान दार्शनिक एडम स्मिथ के बारे में, जो पूंजीवादी दर्शन के पिता भी माने जाते हैं। यहाँ हमने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो विकिपीडिया के सहयोग से प्राप्त की है, जिसमें बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय को न्याय दिया गया है। एडम स्मिथ पूंजीवाद का सिद्धांत तथा इस मूल दर्शन को समझने के लिए जिन्होंने हमें प्रेरित किया, वे हमारे मित्र सुकुमार एम त्रिवेदी जी का स्मरण भी हम यहाँ करते हैं, जिन्होंने इस विषय में हमें विशेष रूप से मार्गदर्शित किया। इसके पहले कि हम इस विषय को समझें, एक दो बातें समझ लेते हैं। आमतौर पर हमें ऐसा समझाया गया है कि समाजवाद लोगों के कल्याण की विचारधारा है तथा पूंजीवाद खुद के फायदे के लिए उपयुक्त विचार है। पूंजीवाद के केंद्र में व्यक्तिगत स्वार्थ निहित है, जबकि साम्यवादीवाद परोपकार की बात करता है। यह बातें सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूंजीवाद में लोक कल्याण तथा परोपकार ना करने की कोई बात की गई है। पूंजीवाद समाजवाद की अभिव्यक्ति को नकारता है, ना कि उसकी उदात्त भावनाओं का खंडन करता है। लोगों का भला या परोपकार कोई तब करेगा या कर सकेगा जब वो खुद इस लायक होगा और वो करने के लिए समर्थ होगा। दूसरी बात, परोपकार मूल भाव नहीं है, वरन स्वार्थ का ही परिणाम है और उसे सही तरीके से समझने की आवश्यकता है। पूंजीवाद परोपकार तथा सबके कल्याण की बात करता है, लेकिन उसकी दृष्टि तथा उसका दर्शन इस विचार को कैसे स्पष्ट करता है, यह समझना जरूरी है। एडम जी के ही एक लेखांश से इसे समझते हैं। स्मिथ लिखते हैं, प्राणियों में वयस्कता की ओर बढ़ता हुआ कोई जीव आमतौर पर अकेला और स्वतंत्र रहने का अभ्यस्त हो चुका होता है। दूसरों की मदद करना उसके स्वभाव का हिस्सा नहीं होता, किंतु मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। उसको अपने स्वार्थ के लिए हर समय अपने भाइयों एवं सगे संबंधियों के कल्याण की चिंता लगी रहती है। जाहिर है, मनुष्य अपने लिए भी यही अपेक्षा रखता है, क्योंकि उसके लिए केवल शुभकामनाओं से काम चलाना असंभव ही है। वह अपने संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने का कार्य करेगा, यदि वह उनकी सुख लालसाओं में अपने लिए स्थान बना सके। वह यह भी जताने का प्रयास करेगा कि यह उनके अपने भी हित में है कि वे उन सभी कार्यों को अच्छी तरह अंजाम दे जिनकी वह उनसे अपेक्षा रखता है। मनुष्य दूसरों के प्रति जो भी कर्तव्य निष्पादित करता है, वह एक तरह की सौदेबाजी है। यानी तुम मुझको वह दो जिसको मैं चाहता हूं, बदले में तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुम कामना करते हो। किसी को कुछ देने का यही सिद्धांत है, यही एक रास्ता है जिससे हमारे सामाजिक संबंध विस्तार पाते हैं और जिनके सहारे यह संसार चलता है। हमारा भोजन किसी कसाई, शराब खींचने वाले या तंदूर वाले की दयालुता की सौगात नहीं है। यह उनके निहित लाभ के लिए, स्वयं के लिए किए गए कार्य का प्रतिफल है। मसलन कोई किसी पर उपकार नहीं कर रहा, ना मजदूर मालिक पर, ना मालिक मजदूर पर। किसी भी सभ्य समाज में मनुष्य को
दूसरों के समर्थन एवं सहयोग की आवश्यकता प्रतिक्षण पड़ती है। स्वार्थ है तो परार्थ और व्यवहार है तो परमार्थ की बात सोची जाती है। एडम स्मिथ एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। उन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माताओं में एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले आता है। उनका जन्म 5 जून सन 1723 को हुआ था तथा उनकी मृत्यु 17 जुलाई 1790 के दिन हुई थी। उनकी पुस्तक राष्ट्रों की संपदा द वेल्थ ऑफ नेशंस ने 18वीं शताब्दी के इतिहासकारों एवं अर्थशास्त्रियों को बेहद प्रभावित किया है। कार्ल मार्क्स से लेकर डेविड रिकार्डो तक अनेक ख्यातिलब्ध अर्थशास्त्री, समाज विज्ञानी और राजनेता एडम स्मिथ से प्रेरणा लेते रहे हैं। 20वीं शताब्दी के अर्थशास्त्रियों में जिन्होंने एडम स्मिथ के विचारों से प्रेरणा ली है, उनमें मार्क्स, एंगेल्स, माल्थस, मिल, केन्स तथा फ्राइडमैन के नाम उल्लेखनीय है। स्वयं एडम स्मिथ पर अरस्तु, जॉन लॉक, हॉब्स, मैंडविले, फ्रांसिस हचसन, ह्यूम आदि विद्वानों का प्रभाव था। स्मिथ ने अर्थशास्त्र, राजनीति, दर्शन तथा नीति शास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, किंतु उन्हें विशेष मान्यता अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही मिली। आधुनिक बाजारवाद को भी एडम स्मिथ के विचारों को मिली मान्यता के रूप में देखा जा सकता है। एडम स्मिथ के जन्म की तिथि सुनिश्चित नहीं है। कुछ विद्वान उनका जन्म 5 जून सन 1723 को मानते हैं, तो कुछ उसी वर्ष की 16 जून को उनकी जन्म तिथि मानते हैं। स्मिथ का जन्म ब्रिटेन के एक गांव किरकालदी उसमें हुआ था। एडम के पिता कस्टम विभाग में इंचार्ज रह चुके थे, किंतु उनका निधन स्मिथ के जन्म से लगभग 6 महीने पहले ही हो चुका था। एडम अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। वह अभी केवल 4 ही वर्ष के थे कि जीवन में उन्हें एक आघात का सामना करना पड़ा। हुआ यूं कि जिप्सियों के एक संगठन द्वारा एडम का अपहरण कर लिया गया। उस समय उनके चाचा ने उनकी मां की सहायता की। फलस्वरूप एडम को सुरक्षित प्राप्त कर लिया गया। पिता की मृत्यु के पश्चात स्मिथ को उनकी मां ने ग्लासगो विश्वविद्यालय में पढ़ने भेज दिया। उस समय स्मिथ की आयु केवल 14 वर्ष की थी। प्रखर बुद्धि होने के कारण उन्होंने स्कूल स्तर की पढ़ाई अच्छे अंकों के साथ पूरी की, जिससे उनको छात्रवृत्ति मिलने लगी, जिससे आगे के अध्ययन के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाने का रास्ता खुल गया। वहां उन्होंने प्राचीन यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उस समय तक यह तय नहीं हो पाया था कि भाषा विज्ञान का वह विद्यार्थी आगे चलकर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में न केवल नाम कमाएगा, बल्कि अपने मौलिक सिद्धांतों की स्थापना के दम पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में युग परिवर्तनकारी योगदान भी देगा। सन 1738 में स्मिथ ने सुप्रसिद्ध विद्वान दार्शनिक फ्रांसिस हचिसन के नेतृत्व में नैतिक दर्शन शास्त्र में स्नातक की परीक्षा पास की। स्मिथ फ्रांसिस की मेधा से अत्यंत प्रभावित थे तथा उनको एवं उनके अध्यापन में बिताए गए दिनों को अविस्मरणीय मानते थे। अत्यंत मेधावी होने के कारण स्मिथ की प्रतिभा कॉलेज स्तर से ही पहचानी जाने लगी थी।
इसलिए अध्ययन पूरा करने के पश्चात युवा स्मिथ जब वापस अपने पैतृक नगर ब्रिटेन पहुंचे, तब तक तो वे अनेक महत्वपूर्ण व्याख्यान दे चुके थे, जिससे उनकी ख्याति फैलने लगी थी। वहीं रहते हुए 1740 में उन्होंने डेविड ह्यूम की चर्चित कृति अ ट्रीटिज ऑफ ह्यूमन नेचर का अध्ययन किया, जिससे वह अत्यंत प्रभावित हुए। डेविड ह्यूम उनके आदर्श व्यक्तियों में से एक थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। स्वयं ह्यूम रूसो की प्रतिभा से बेहद प्रभावित थे। दोनों की दोस्ती के पीछे एक घटना का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार ह्यूम ने एक बार रूसो की निजी डायरी उठाकर देखी तो उसमें धर्म, समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि को लेकर गंभीर टिप्पणियां की गई थी। उस घटना के बाद दोनों में गहरी मित्रता हो गई। ह्यूम स्मिथ से लगभग 10 वर्ष बड़े थे। डेविड ह्यूम के अतिरिक्त एडम स्मिथ के प्रमुख दोस्तों में जॉन होम, ह्यूज ब्लेयर, लॉर्ड हैलिस तथा प्रिंसिपल रॉबर्टसन आदि के नाम उल्लेखनीय है। अपनी मेहनत एवं प्रतिभा का पहला प्रसाद उनको जल्द ही मिल गया। सन 1751 में स्मिथ को ग्लासगो विश्वविद्यालय में तर्कशास्त्र के प्रवक्ता के पद पर नौकरी मिल गई। उससे अगले ही वर्ष उन्हें नैतिक दर्शन शास्त्र का विभागाध्यक्ष बना दिया गया। स्मिथ का लेखन और अध्यापन का कार्य सतत चल रहा था। सन 1759 में उन्होंने अपनी पुस्तक नैतिक अनुभूतियों का सिद्धांत अर्थात थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स पूरी की। यह पुस्तक अपने प्रकाशन के साथ ही चर्चा का विषय बन गई। उसके अंग्रेजी के अलावा जर्मनी और फ्रांसीसी संस्करण हाथों हाथ बिकने लगे। पुस्तक व्यक्तिगत और समाज के अंतः संबंधों एवं नैतिक आचरणों के बारे में थी। उस समय तक स्मिथ का रुझान राजनीति दर्शन एवं नीति शास्त्र तक सीमित था। धीरे धीरे स्मिथ विश्वविद्यालयों के नीरस और एक रस वातावरण से उबने लगे। उन्हें लगने लगा कि जो वे करना चाहते हैं वह कॉलेज के वातावरण में रहकर कर पाना संभव नहीं है। इस बीच उनका रुझान अर्थशास्त्र के प्रति बढ़ा था। विशेषकर राजनीतिक दर्शन पर अध्यापन के दौरान दिए गए व्याख्यानों में आर्थिक पहलुओं पर भी विचार किया गया था। उनके विचारों को ही उन्हीं के एक विद्यार्थी ने संकलित किया, जिन्हें आगे चलकर एडविन कैनन ने संपादित किया। उन लेखों में ही वेल्थ ऑफ नेशंस के बीज तत्व सुरक्षित थे। करीब 12 वर्ष अध्यापन के क्षेत्र में बिताने के पश्चात स्मिथ ने कॉलेज की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और जीविकोपार्जन के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगे। इसी दौर में उन्होंने फ्रांस तथा यूरोपीय देशों की यात्राएं की तथा समकालीन विद्वानों डेविड ह्यूम, वॉल्टेयर, रूसो, फ्रांसिस क्वेसने, एनी रॉबर्ट जैक्विस टुरगोट आदि से मुलाकात की। इस बीच उन्होंने कई शोध निबंध भी लिखे, जिनके कारण उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। कुछ वर्ष पश्चात वह किरकालडी वापस लौट आए। अपने पैतृक गांव में रहते हुए स्मिथ ने अपनी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस पूरी की, जो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र पर अनूठी पुस्तक है। 1776 में पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही एडम स्मिथ की गणना अपने समय के मूर्धन्य विद्वानों में होने लगी। इस पुस्तक पर दर्शन शास्त्र का प्रभाव है। जो लोग स्मिथ के जीवन से परिचित नहीं है
उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि स्मिथ ने इस पुस्तक की रचना एक दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक होने के नाते अपने अध्यापन कार्य के संबंध में की थी। उन दिनों विश्वविद्यालयों में इतिहास और दर्शन शास्त्र की पुस्तकें ही अधिक पढ़ाई जाती थी। उनमें एक विषय विधि वैज्ञानिक अध्ययन भी था। विधि शास्त्र के अध्ययन का सीधा सा तात्पर्य है स्वाभाविक रूप से न्याय प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन, प्रकारांतर में सरकार और फिर राजनीति अर्थव्यवस्था का चिंतन। इस तरह यह साफ है कि अपनी पुस्तक राष्ट्रों की संपदा में स्मिथ ने आर्थिक सिद्धांतों की दार्शनिक विवेचनाएं की है। विषय की नवीनता एवं प्रस्तुतिकरण का मौलिक अंदाज उस पुस्तक की मुख्य विशेषता है। स्मिथ पढ़ाकू किस्म के इंसान थे। उनके पास एक समृद्ध पुस्तकालय था जिसमें सैकड़ों दुर्लभ ग्रंथ मौजूद थे। रहने के लिए उनको शांत एवं एकांत वातावरण पसंद था जहां कोई उनके जीवन में बाधा ना डाले। इसलिए स्मिथ आजीवन कुंवारे ही रहे। जीवन में सुख का अभाव एवं अशांति की मौजूदगी से कार्य आहत ना हो, इसलिए उनका कहना था कि समाज का गठन मनुष्यों की उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, जैसे कि व्यापारी समूह गठित किए जाते हैं, ना कि आपसी लगाव या किसी और भावनात्मक आधार पर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एडम स्मिथ की ख्याति उनके सुप्रसिद्ध सिद्धांत लेजे फेयर के कारण है, जो आगे चलकर उदार आर्थिक नीतियों का प्रवर्तक सिद्धांत बना। लेजे फेयर का अभिप्राय था कार्य करने की स्वतंत्रता, अर्थात आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप। सुकुमार समझाते हैं कि मशीन आए और फिर मनुष्य को काम का चयन करने की स्वतंत्रता मिली। पहले राजा का बेटा राजा और लोहार का बेटा लोहार बनता था, लेकिन अब किसको क्या बनना है इसका निर्णय खुद लेने का समय आ चुका था। उस वक्त की यह बात है जब पूंजीवाद का सिद्धांत स्पष्ट हुआ। उसके पीछे एक मूल सूत्र कार्यरत है, काम करने की मुक्तता। आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद के समर्थक और उत्पादन व्यवस्था में क्रांति ला देने वाले इस नारे के वास्तविक उद्गम के बारे में सही जानकारी का दावा तो नहीं किया जाता, किंतु इस संबंध में एक बहुप्रचलित कथा है जिसके अनुसार इस उक्ति का जन्म 1680 में तत्कालीन प्रभावशाली फ्रांसीसी वित्त मंत्री जीन बैप्टिस्ट कॉलबार्ट की अपने ही देश के व्यापारियों के साथ बैठक के दौरान हुआ था। व्यापारियों के दल का नेतृत्व एमली जेंड्री कर रहे थे। व्यापारियों का दल कॉलबार्ट के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचा था। उन दिनों व्यापारीगण एक और तो उत्पादन व्यवस्था में निरंतर बढ़ती स्पर्धा का सामना कर रहे थे, तो दूसरी ओर सरकारी कानून उन्हें बाध्यकारी लग रहे थे। उनकी बात सुनने के बाद कॉलबार्ट ने किंचित नाराजगी दर्शाते हुए कहा, इसमें सरकार व्यापारियों की भला क्या मदद कर सकती है। इस पर ली जेंड्री ने सादगी भरे स्वर में तत्काल उत्तर दिया, लीजेज नाउज फेयर। उनका आशय था, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें, हमें सिर्फ अपना काम करने दें। इस सिद्धांत की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ एडम स्मिथ को एक अर्थशास्त्री के रूप में पहचान मिलती चली गई। उस समय एडम स्मिथ नहीं जानते थे
कि वे एक ऐसे अर्थशास्त्रीय सिद्धांत का निरूपण कर रहे हैं जो एक दिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी सिद्ध होगा। राष्ट्रों की संपदा नामक पुस्तक के प्रकाशन के 2 वर्ष के बाद ही स्मिथ को कस्टम विभाग में आयुक्त की नौकरी मिल गई। उसी साल उन्हें धक्का लगा जब उनके घनिष्ठ मित्र और अपने समय के जाने माने दार्शनिक डेविड ह्यूम की मृत्यु का समाचार उन्हें प्राप्त हुआ। कस्टम आयुक्त का पद स्मिथ के लिए चुनौती भरा सिद्ध हुआ। उस पद पर रहते हुए उन्हें तस्करी की समस्या से निपटना था, जिसे उन्होंने अपने ग्रंथ राष्ट्रों की संपदा में अप्राकृतिक विधान के चेहरे के पीछे सर्वमान्य कर्म के रूप में स्थापित किया था। 1783 में एडिनबर्ग रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई तो स्मिथ को उसका संस्थापक सदस्य मनोनीत किया गया। अर्थशास्त्र एवं राजनीति के क्षेत्र में स्मिथ की विशेष सेवाओं के लिए उनको ग्लासक विश्वविद्यालय का मानद रेक्टर मनोनीत किया गया। वे आजीवन अविवाहित रहे। उनका चिंतन तथा लेखन कार्य ही उनका जीवन बन चुका था। रात दिन अध्ययन अध्यापन में व्यस्त रहने के कारण उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगा था। अंततः 19 जुलाई 1790 को मात्र 67 वर्ष की अवस्था में एडिनबर्ग में उनकी मृत्यु हो गई। तो यह था उस महान अर्थशास्त्री तथा वास्तववादी दार्शनिक का संक्षिप्त जीवन चरित्र। और अंत में आप सभी मित्रों से विनम्र अनुरोध है कि दर्शन एवं ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग करने हेतु हमारी चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोस को अपने अन्य मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।